सीएमए इंटर पेपर नंबर 5। सर नोट डाउन करना है क्या? नहीं नहीं, मैं बता दूंगा आपको जब सिलेबस लिखवाऊंगा ना पूरा, मैं एक बार तब आपको बता दूंगा कंटेंट क्या है। अभी आपको सिर्फ एक बार इसको पूरे पेपर पैटर्न को समझना है। देखिएगा, पेपर 5 जो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको प्यार से हम बोलते हैं एफए। ये आपके फाउंडेशन की अकाउंट्स के बड़े भैया हैं। फाउंडेशन में आपने अकाउंट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास, तो आपके पास पेपर होने की संभावनाएं ऑनलाइन है और पेपर होने के बहुत कम चांसेस ऑफलाइन है। मान के चलिए कि दिसंबर 22 तक के आपके अटेम्प्ट ऑनलाइन ही होंगे। अब अगर ऑनलाइन होंगे तो एक समस्या आने वाली है। अब वो समस्या क्या आने वाली है उसको आपको समझना है। देखिएगा, ऑनलाइन पेपर जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स ईच के होंगे, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 20 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा। इसमें से ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये प्योरली एमसीक्यू होंगे आपके, यानी विथ 4 चॉइसेस, ठीक है। 4 चॉइसेस आपको दी जाएंगी जिसमें से एक आपको लेना होगा। लेकिन यहां पर अभी अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस पर जाता हूं तो 2-2 नंबर के लिए काफी बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। छोटे क्वेश्चन नहीं देते हैं ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि अब आप सेकंड स्टेज ऑफ सीएमए में आ चुके हो, तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों चेक होंगी। हाँ, इनमें से कई टॉपिक के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप फाउंडेशन लेवल पर करके आए हैं। उन चैप्टरों की अगर मैं बात करता हूं तो जो एमसीक्यू पैटर्न में हमारे पास एक तो होता है बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग में आपका वही सब कुछ है जो आपने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आपके पास है कंसाइनमेंट, फिर आपके पास है जॉइंट वेंचर, फिर आपके पास है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फिर आपके पास है डेप्रीसिएशन, फिर आपके पास है फाइनल अकाउंट्स, फिर आपके पास है एनपीओ, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक हैं, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये आपके वो सारे टॉपिक हैं जो आप लोग ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं और इनमें से बहुत सारे एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इनके अलावा भी जो हमारे करंट इंटर लेवल के चैप्टर हैं उसमें से भी एमसीक्यू बनते हैं, बट सबसे ज्यादा वेटेज फाउंडेशन के इन चैप्टर्स का यहां पर रहता है। आफ्टर दैट आपके पास 20 क्वेश्चंस
जो होंगे ये 1 मार्क्स ईच के आएंगे। देखिए, अगर कोई पेपर पैटर्न चेंज होता है तो फिर वो इंस्टीट्यूट के द्वारा वापस बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो पेपर पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है। अब ये जो 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच होंगे, इसमें एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का लास्ट आंसर आपको लिखना होगा। इनमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम अभी जो पैटर्न चल रहा है, जैसे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देकर उसकी जर्नल एंट्री मांग लेगा, किसी चीज की डेफिनेशन आपसे मांग लेगा, या जो क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन को वो यहां पूछ लेगा, बस एमसीक्यू के ऑप्शन हटा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन लेवल पर एनपीओ के क्वेश्चन किए, कंसाइनमेंट के क्वेश्चन किए, तो यहां पर जैसे वो आपको क्वेश्चन पूरा वही का वही देगा, फिर वो पूछ लेगा कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालकर बता दो। आप रफ शीट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट आंसर जो होगा वो निकालकर आप यहां पर उसे क्या कर देंगे, बस पुट कर देंगे। यानी तो 1 वर्ड टाइप में? बिल्कुल, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सब 1 वर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं आपके। जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सब 1 वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस एमसीक्यू में आपके पास चारों ऑल्टरनेटिव देगा और 1 वर्ड में वो आपको 4 ऑल्टरनेटिव नहीं देने वाला है। दोनों में डिफरेंस समझ गए? ये 20 नंबर आपके पास चॉइसेस के साथ आएंगे। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देगा। जरूरी नहीं है 4 ही ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन कैसे भी दे सकता है, बट ऑप्शंस होंगे। और ये जो 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे, नॉट इवन जस्ट लाइक अ 1 वर्ड, यानी आपके पास 1 मार्क्स में एक पूरी डेफिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को समझाइए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अब नॉट, दिस इज नॉट अ 1 वर्ड आंसर, बट आपको वो टाइप करके वहां लिखना पड़ेगा कि मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में क्या होता है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। यहां पर अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो एंट्रियों के क्वेश्चन का चल रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में ये जनरली एंट्रीज नहीं पूछते हैं आपसे, तो ये एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन यहां डाल देते हैं। जैसे रेक्टिफिकेशन का एक ट्रांजैक्शन दे देंगे, आपको स्पेस दे देंगे कि भैया इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके बताइए। आपको कोई भी जैसे कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन दे देंगे, एंट्री पूछ लेंगे, उसके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ लेंगे। समझ रहे हैं आप? ये विथ चॉइसेस होंगे, ये विदाउट चॉइसेस होंगे। तो यानी मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो ये है, अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो ये 40 नंबर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। These 40 मार्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन्हीं 40 मार्क्स के लिए मैं आपको अभी नहीं, सेपरेट लेवल पर मेरी अभी एक एमसीक्यू बुकलेट में तैयार कर रहा हूं इसकी, जिसमें आपके पास अप्रोक्स प्लस 800 क्वेश्चंस होंगे जो आपको ये 40 नंबर दिलवाएंगे। इनमें आपके इन चैप्टर के एमसीक्यू 1 वर्ड प्लस इसके अलावा जो टॉपिक है उनके। ठीक है, अभी चूंकि वो बुकलेट तैयार हो रही है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, तो अभी हो सकता है जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे हम उन क्वेश्चंस को अभी पीडीएफ के थ्रू करेंगे, देन आपको फिर ये बुक प्रिंटेड आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में आ जाएगी, ताकि आप एग्जाम टाइम तक पहले इस बुक को पूरा अच्छा तरह से कर सकें। इन केस अगर ऑनलाइन जाता है तो आपके पास ये जो प्लस 800 क्वेश्चंस हैं, जो पूरे सिलेबस को कवर करके, इसमें मैंने थ्योरी, प्रैक्टिकल, जिस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो पूरी की पूरी एक एमसीक्यू बुकलेट तैयार हो रही है। अप्रोक्स 800 प्लस उसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो आपको ये 40 नंबर दिलवाएंगे। द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ये बुकलेट नहीं प्रोवाइड होगी। मैं इसी तरह से एक एमसीक्यू बुकलेट आपकी कॉस्टिंग की भी तैयार कर रहा हूं, जिसमें भी इसी प्रकार का अगर पैटर्न जाता है तो प्लस 800 या 1000 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। क्योंकि अगर आपने ये 40 नंबर स्कोर कर लिए तो मान लेना कि आप अपने इन पेपर में, हर पेपर में 70 प्लस पहुंच जाओगे, अगर ये 40 स्कोर हो गया तो। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो वैसे भी आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे।
तो ये आपका सेक्शन ए बनेगा, ये आपका सेक्शन बी बनेगा। सर ये जो मतलब जो कंटेंट आएगा जो वो यही रहेगा क्या इसमें, बेसिक मतलब अकाउंटिंग? नहीं नहीं, ये तो अभी मैंने केवल बेसिक अकाउंटिंग वाला पार्ट लिखा है, अभी एडिशनल टॉपिक्स पर हम बात करेंगे इसके। मतलब ये भी आएंगे वो भी आएगा इंटर का भी? बिल्कुल, देखो ये टॉपिक तो आपके वो हैं जो मैंने बताया, आप ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के आए हैं। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं इंटर के सिलेबस में, वो भी इसमें कवर होंगे। बट मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको फर्स्ट टाइम इवन कोई भी अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको ये एडिशनल एमसीक्यू बुकलेट नहीं दे रहा है। सब आपको जो तैयारी करवाएंगे वो केवल और केवल स्टडी मटेरियल प्लस स्कैनर बेस्ड करवाएंगे। बट जो प्रीवियस अटेम्प्ट में स्टूडेंट को दिक्कत आई वो केवल ये आई, ये 40 नंबर बच्चा ढंग से नहीं कर पाया। तो इन 40 नंबर में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मॉड्यूल की किसी भी लाइन पर क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूल की एक एक लाइन हम पढ़ते नहीं है, तो मैंने मॉड्यूल को बेस बनाकर थ्योरी प्रैक्टिकल सब चीजों को यहां पर कवर किया है। ये टॉपिक फाउंडेशन के हैं तो फाउंडेशन से भी कुछ क्वेश्चन लिए, बट दिस इज एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि अगर आपने इस एफर्ट के साथ में काम कर लिया इन एमसीक्यू बुकलेट के साथ में, तो आप इन पेपर में 100% 70+ नंबर ला सकेंगे। आइएगा अब हम बात करते हैं हमारे जो अदर्स चैप्टर्स हैं। ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, रॉयल्टी, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, रॉयल्टी, सेल्फ बैलेंसिंग। सर सेल्फ है, SELF सेल्फ है? सेल्फ खुद का, खुद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, पार्टनरशिप, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, रॉयल्टी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद प्रैक्टिकल आपके पास कवर होंगे कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू अकाउंटिंग कैसे की जाती है। एक कंप्यूटर अकाउंटिंग का टॉपिक होगा, ये आपके पास एडिशनल टॉपिक हैं जो फाउंडेशन के अलावा आप कवर करते हैं, तो हम इनके भी एमसीक्यूज कवर करेंगे, इनके भी वन वर्ड सब कवर करेंगे। इसीलिए आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो ये 40 नंबर होंगे। मान के चलिए 80 to 90% चांस है आपका यही पेपर पैटर्न ऑनलाइन रहने का, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो हम इस बुक की सहायता से करेंगे। आफ्टर दैट जब हमने सेक्शन ए के 20 नंबर और सेक्शन बी के 20 नंबर, तो 40 नंबर तो कवर हो गए। अब कितने मार्क्स का पेपर बचा हमारा? 60 नंबर का पेपर बचा। आइएगा उसके बाद आपका एक सेक्शन सी आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सेक्शन सी को।
और फिर एक सेक्शन डी आएगा। इन केस थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न चेंज होगा तो वो आपका इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट से पहले बता देगा। पेपर पैटर्न चेंज इन द सेंस, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्टिव को बढ़ा दिया जाए और इनको कम कर दिया जाए। ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज हो सकता है। सेक्शन डी जो है आपका, वो अभी एट प्रेजेंट पैटर्न पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। ट्वेल्व मार्क्स। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो इसमें क्या होगा, आपको पूरा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मे बी वो पार्टनरशिप का हो, मे बी वो एनपीओ का हो, मे बी वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, मे बी वो फाइनल अकाउंट्स हो, मे बी वो ब्रांच अकाउंटिंग हो। किसी भी एक चैप्टर को ये पकड़ेंगे और उस एक चैप्टर का एक सिंगल क्वेश्चन 12 नंबर का दिया जाएगा, और इस 12 नंबर के उस क्वेश्चन में आपसे छोटे छोटे 3 या 4 क्वेश्चन वो मांग सकता है, 3 मार्क्स ईच या 4 मार्क्स ईच का। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेक्शन डी में आपके पास एनपीओ का क्वेश्चन आया, ठीक है, वो आपको पूरा एनपीओ का क्वेश्चन बनाकर देगा। अब 12 नंबर में उसने क्या किया, पहला क्वेश्चन मांगा, बोले सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बता दो। इसके बाद आपको जगह स्पेस दे देगा, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना होगा आपको उसका आंसर यहां लिखना होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका। सर मल्टीपल पूरा करके दिखाना होता है या फिर लास्ट आंसर लिखना होगा। रफ कॉपी में आप उसे सॉल्व करोगे और लास्ट आंसर, अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे एज इट इज। 3 में से 3 अगर वो अमाउंट आपका बिल्कुल सही है तो, और अगर वो गलत है तो 0। आर या पार की लड़ाई होगी इस पेपर में, क्योंकि यहां पर स्टेप मार्किंग नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट का लास्ट आंसर सही है तो 3 में से 3 मिलेंगे, अदरवाइज 3 में से 0 हो जाएंगे। आइए, अब उसने इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सरप्लस और डेफिसिट का अमाउंट बताइए। सरप्लस या डेफिसिट, 3 नंबर या 4 नंबर में उसने ये मांग लिया आपसे। भाई 12 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में उसने मांग लिया सरप्लस और डेफिसिट निकालकर बताइए। आप अपनी रफ शीट में पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तभी आपको सरप्लस या डेफिसिट का अमाउंट पता लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको डिटेल्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जब तक पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बना लोगे, क्या आप सरप्लस निकाल सकते हो क्या? नो सर। नहीं। तो सरप्लस का अमाउंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा, कैपिटल फंड एट बिगिनिंग, यानी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर जो कैपिटल फंड आप निकालोगे वो कैपिटल फंड का आंसर यहां लिखना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर जो कैपिटल फंड का अमाउंट आएगा वो कैपिटल फंड का अमाउंट आपको यहां लिखना है। 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछ लिया, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। 3 नंबर में वो आपसे मांग रहा है कि आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाइए और बैलेंस शीट का टोटल यहां पर लिख दीजिए। ये आपके 12 नंबर हो गए। ये सेक्शन डी होगा जो केस स्टडी बेस्ड होगा, यानी इस केस स्टडी बेस्ड में सही आंसर निकालने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब समझते हो? मेरा कहने का मतलब सुनना, आपका इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लास्ट आंसर तक बिल्कुल एक्यूरेटली पहुंच पाओ, क्योंकि यहां पर नंबर या तो 0 है या पूरे हैं। सोचो कितना हाई स्कोर कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो तो।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप ये सारे अमाउंट सही निकाल दोगे बिना प्रेजेंटेशन के, केवल लास्ट आंसर लिखना है, तो 12 में से 12 नंबर मिलेंगे आपको। अब कई बार हमारे दिमाग में बात आती है कि सर अगर इसमें से मान लो सरप्लस निकालते समय एक भी अमाउंट गलत हो गया तो 0 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? सरप्लस गलत आएगा। एक अमाउंट भी अगर गलत हुआ तो क्या आपको लगता है कि सरप्लस सही होगा? नहीं सर। अगर सरप्लस सही नहीं होगा तो क्या टोटल ऑफ बैलेंस शीट सही होगा? नहीं सर, फिर सारा ही गलत हो जाए। ये भी गलत हो गया। सिर्फ केवल 5 नंबर मिल पाएंगे। ओपनिंग कैपिटल सही आ सकती है क्योंकि उसमें सरप्लस का कोई काम नहीं है, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट सही आ सकता है। डरना नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके पास अभी सेक्शन सी अभी आ रहा हूं मैं साविका। पहले मैंने ए बी और डायरेक्टली मैंने डी डिस्कस किया, इसीलिए पहले सी में थोड़ी रिलीफ कुछ मिलेगी, मैं आऊंगा अभी उस पर भी। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, आपको चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो आपकी अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका टैक्स हो, आपको हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक बात याद रखनी होगी। अब वो ये कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इन लास्ट आंसर्स को निकाल पाए। यानी यू नीड टू सॉल्व फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस। आपको फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और वो भी इतने इफेक्टिव मैनर में कि एक बार में आपका आंसर आ जाए। तो आपका ये जो केस सॉरी ये जो सेक्शन डी है ना, ये इस तरह की केस स्टडी पर बेस्ड होगा। और आगे बढ़ते हैं। मान लो इसमें आपके पास एनपीओ के बजाय किसी और टॉपिक जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी वो ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा। बोले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालकर बता दो। उसके बाद वो पूछ लेगा गुडविल का अमाउंट बता दो। उसके बाद वो ये पूछ लेगा कि भाई बताओ पार्टनर ए जो है उसकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट बता दो। यानी आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके ऊपर बेस्ड इस सेक्शन डी में आपसे 3-4 क्वेश्चन मांग लिए जाएंगे। बताओ क्या मेरी ये बात समझ आ रही है सबको? बताओ रिया, ईशा, रिद्धि। यस सर। यानी अब आप यहाँ पढ़ पढ़ के अरे वो तू कहाँ जा रहा है? एक थप्पड़ पड़ेगी है? यानी आपको इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए डिटेल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब आप जितने क्वेश्चंस करोगे आप उनके आंसर्स इफेक्टिवली निकाल पाओगे। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर, और आपका पेपर कवर हो चुका है 40 + 12 का, यानी 52 मार्क्स। बचा कितना? 48 नंबर का पेपर। एट प्रेजेंट जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स। आउट ऑफ विच आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो 12-12 नंबर के 4 क्वेश्चन से 48 नंबर का आपका ये सेक्शन सी बनेगा। सर डी में भी यही आया और सी में भी यही आया, फिर इन दोनों सेक्शन को अलग क्यों बनाया? सुनना, सेक्शन डी में जो केस स्टडी बनाई गई उसमें छोटे छोटे सब पार्ट किए गए, लेकिन इतने सब पार्ट सेक्शन सी के क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको। मिलते हैं तो वेल एंड गुड है। अब यहां क्या होगा वो समझना। मान लेते हैं सेक्शन सी पर मैं आया, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन उठाया हमने, ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन में या तो सिंगल क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन मांगे जाएंगे। अभी जैसे रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ, आपके पास मान लीजिए बीआरएस का एक क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, बीआरएस के उसने आपको 6-7 ट्रांजैक्शन दे दिए और आपसे एक लास्ट बैलेंस निकलवा लिया और लिख दिया 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। जनरली ये क्वेश्चन 6-6 नंबर के 2 पार्ट में बटे हुए होंगे आपके पास। 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1 में ए पार्ट होगा 6 नंबर का और बी पार्ट होगा 6 नंबर का, या ऐसा भी हो सकता है ए पार्ट होगा 8 नंबर का, बी पार्ट होगा 4 नंबर का। ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, ए पार्ट में पूरा एक बीआरएस का क्वेश्चन डाल दिया और 6 नंबर में आपसे केवल लास्ट आंसर मांगा कि भैया टाइप करके बता दो कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक उन्होंने दिया, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस दिए, आपको रफ शीट में अपना बीआरएस बनाना है और उसका लास्ट आंसर निकालकर यहां लिख देना है 6 नंबर के लिए। 4 नंबर में, सॉरी, अगला जो 6 नंबर है उसमें किसी और चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, थ्योरी भी आ सकती है कि आपसे ये पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। आप बताइए कि रॉयल्टी कितने तरह की होती है, उस पर शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए, और वो आपका 6 नंबर का इन्होंने डिसाइड कर दिया। तो सर थ्योरी भी मतलब पूरी लिखनी पड़ेगी? देखिए 6 नंबर में क्या थ्योरी लिखनी है आपको, उनका मीनिंग, रॉयल्टी के टाइप्स, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो सर स्पेसिफिक वर्ड्स ही यूज करने पड़ेंगे फिर नहीं, देखिए इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप यहीं पर जो स्पेस छोड़ी हुई है वहां पर टाइप कर दें, या फिर इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि आप अपने पेपर पर लिखें और वो पेपर सबमिट करवा दें। जरूरी नहीं है कि आप टाइप ही करें, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, या तो आप टाइप करें या फिर आप पेपर पर लिखकर वो पेपर सबमिट करवा दें कि भैया। सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके उस पेपर नहीं, पेपर को समझ। थ्योरी, थ्योरी वापस सुनो। अब बीआरएस में तो एक ही लाइन में लिखना है ना आपको आंसर। हाँ, तो बीआरएस को आप जो सॉल्व करोगे उसकी भी रफ शीट जमा तो करवानी पड़ेगी ना। अच्छा, रफ शीट भी करानी होगी? बिल्कुल, रफ शीट्स वहीं रहेंगी आपकी। भाई आप बीआरएस सोच के देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ सरप्लस निकालना है, तो आपको पूरा एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। आप उसको रफली बनाओ, पूरा फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस शीट पर बनाओगे वो शीट भी फर्दर रेफरेंस के लिए आपको वहीं पर अटैच करके रख के जानी पड़ेगी। तो सर ऑनलाइन में जैसे जाके सबमिट कराना है या फोटो अपलोड करनी होती है? अरे ऑनलाइन आपके सेंटर बेस्ड होंगे ना, घर पे थोड़ी दे रहे हो आप। अच्छा, सेंटर में सेंटर जाके पे करना जाकर है? दोगे तो वहीं पर सबमिट कराओगे ना, जैसे कॉपियां सबमिट करवाते हो आप पेपर्स की, हाँ हाँ, बस अच्छा वैसे ही वहां ठीक है सर। सबमिट हो जाएंगी। घर पे बैठ के थोड़ी पेपर देंगे आप इसमें। उनको होम बेस लगा सर। होम बेस्ड नहीं होगा, सेंटर बेस्ड होगा पेपर। ठीक है, तो सेंटर बेस्ड में आपको सेंटर पर जब जाओगे, जब आप अपना पेपर सबमिट करोगे, वहीं पर आपको लास्ट में अपनी ये रफ शीट्स भी सबमिट करवानी पड़ेंगी। तो सी सेक्शन में ऐसे आपके पास दो दो, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक 6 का आ गया, 8 और 4, 5 और 7, वो कैसे भी इसको बाइफिकेट कर सकते हैं, कोई सा भी चैप्टर वो आपको दे सकते हैं। तो फॉर द समराइज्ड तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो सेक्शन सी और डी को करने के लिए आपको चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और सेक्शन ए और बी के लिए एमसीक्यू। वर्कलोड बढ़ गया, पहले ये करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, हालांकि एमसीक्यू तब भी आते थे। ऑफलाइन में भी 25 नंबर का तो आपका एमसीक्यू पार्टी होता था, जिसमें आपके कुछ 10 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ट्रू फॉल्स और 5 मैच द फॉलोइंग आते थे। बट अब मान के चलो ये पेपर पैटर्न बहुत मुश्किल है आपका होना, आपका पेपर पैटर्न इसी प्रकार का रहेगा। हाँ, ये हो सकता है ये सेक्शन सी और डी में कुछ कमी करके ए और बी में बढ़ा दें, 40 की जगह उसे 60 नंबर का कर दें और इसे 40 का कर दें। बट इन ईच एंड एवरी पेपर आपके लिए एमसीक्यू पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको चैप्टर समझ में आएगा। बड़े क्वेश्चन तो आपको वैसे भी करने हैं, तो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चंस एज वेल एज सब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चंस। बताइए, आपको सिलेबस समझ आ गया? हम दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है।
हम इसमें मॉड्यूल और स्कैनर के क्वेश्चंस तो कवर करेंगे ही सेक्शन सी और डी के लिए, बट इसके साथ साथ कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी हमें साथ में कवर करने हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो पाए। हालांकि उसमें भी मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वो होंगे आप ही के, बट वो ओल्ड होंगे। यानी आप अगर बाजार में या हम आपको जो भी स्कैनर्स प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली वो स्कैनर जो होता है ना, वो 2010 से और 2019 के आसपास का होगा। 2010 से होगा या 2008 से भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको आपके सीएमए एग्जाम की 1998 से 2007 तक के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। यानी हम इसमें कितने सालों का स्कैनर कवर कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस में? हम बात कर रहे हैं 98 से 2019 तक का स्कैनर कवर करेंगे। नो डाउट इतना सारा प्रैक्टिस करनी है तो हमें समय भी ज्यादा चाहिए, लेकिन हम इसमें अपने पास 98 से लेकर और 2019 तक का हम सारा स्कैनर इसमें कवर कर लेंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। सर इंडिविजुअल क्वेश्चन कराओगे या फिर लाइक दोगे आप करने के लिए? दोनों ही चीजें कवर होंगी, मैं दूंगा भी, उनमें अपन करेंगे भी कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर पैटर्न के होंगे वो आप करोगे, नए क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर हम केवल ये स्कैनर करते हैं ना, 8 से 19 का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्स हमारे पास 10 साल हो गए। हाँ सर। 10 इयर्स का मतलब हो गया 20 अटेम्प्ट्स हो गए। अब 20 अटेम्प्ट में मैं ये मानता हूं हर अटेम्प्ट में हर चैप्टर का क्वेश्चन तो आया नहीं होगा आपका। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि 20 अटेम्प्ट में 20 आपको ब्रांच के मिल जाएंगे, 20 डिपार्टमेंट के मिल जाएंगे, 20 हायर परचेज के मिल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जिन चैप्टरों में मुझे लगता है कि एग्जाम में इनमें कम क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनके लिए हम 2008 से पहले के क्वेश्चंस भी करेंगे। यानी आप ये मानो यहां मैं 10 साल की जगह अगर 98 से 2007 तक चला जाऊं तो 10 साल और जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो 20 साल का मतलब हो गया पिछले 40 अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसके बाहर जाकर कोई क्वेश्चन बन भी पाएगा? नो सर, बन ही नहीं सकता। आप ये मान के चलना, अगर आपने पिछले 40 अटेम्प्ट के क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपने किला जीत लिया। इसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं जाएगा पेपर में। इवन कई क्वेश्चंस तो आपको फिगर टू फिगर भी वही मिल जाएंगे। अभी हमारी दिक्कत क्या होती है, हम जनरली स्कैनर करते हैं 2010 या 12 के बाद का, क्योंकि मार्केट में वही अवेलेबल है। अब अगर मार्केट में वही अवेलेबल है तो आप वही करोगे तो आप मुश्किल से लास्ट 12 से 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करते हो बस। और 12 से 15 अटेम्प्ट का मतलब जानते हो, आपके पास अगर मैं ये देखूं तो जैसे 12 से 15 अटेम्प्ट में गए, मान लो मैंने एनपीओ उठाया, नो डाउट एनपीओ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अप्रोक्स हर एग्जाम में होता है, तो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए बड़े। अब अगर मैं इस 15 अटेम्प्ट को 30 अटेम्प्ट कर दूंगा ना, तो 30 अटेम्प्ट करते ही आपके 10 की जगह हो गए 20 क्वेश्चन। अब 20 में से मान लो 8 मैंने करवा दिए, 12 आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गए। तो इससे आप हर एक चैप्टर को प्रॉपरली कर पाओगे। नो डाउट मैं फिर कह रहा हूं, हमें समय ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं है। हो सकता है 5 महीने के कोर्स की जगह मुझे 7 महीने भी लग जाएं, बट मैं आपको विथ एमसीक्यू प्रिपेयर करवाऊंगा फॉर 100% ऑनलाइन पर्पस। क्योंकि आप खुद सोच के चलो, अगर मैं 800 एमसीक्यू दे रहा हूं तो इनका भी तो कुछ डिस्कशन होगा, तो इनके डिस्कशन में भी हमारे को क्लासेस लगेंगी। प्लस हम अभी तक जो स्कैनर करते हैं जनरली हम यही करते हैं, अभी तक देखिए अगर मैं बात करूं तो 8 से 19 तक ही। हाँ, प्लस एक और काम होगा यहां पर आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा, ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं
98 से लेकर 2007 के, इनके मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उनके मेरे पास ऑलरेडी बैकअप लेक्चर रिकॉर्डेड है। कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी मेरे चल रहे हैं। यानी अगर आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा यहां पर, अब यहां पर यूट्यूब वगैरह पर कुछ नहीं डलेगा, आप लोग अपनी मेल आईडी मुझे देंगे, मेरा ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, उसमें लेक्चर्स डलने चालू हो चुके हैं। आपका रेगुलर का लेक्चर ऑटोमेटिकली ड्राइव पर सेव होता है मेरा, तो आपको ना तो उसको मांगने की जरूरत पड़ेगी, जैसे फाउंडेशन में रहता था ना कि भैया लेक्चर, उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट इंटर लेवल पर नहीं होती है। रीजन ये होता है, इंटर लेवल का हमारा एक फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी ड्राइव पर। मैं, आप जैसे ही मुझे मेल आईडीज देंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट का पूरा फोल्डर आ जाएगा, जिसमें डेली का ऑटोमेटिक अपडेशन होता है। मुझे उसमें कुछ नहीं अपलोड करना पड़ता। मेरी क्लासेस खत्म होंगी, इवनिंग तक ऑटोमेटिकली वो लेक्चर ड्राइव पर चला जाएगा, आपके पास एक्सेस होगा उस ड्राइव का, आप उसे खोलकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको पुराने स्कैनर के जो क्वेश्चंस दूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लस वो एमसीक्यू जो मुझे लगता है कि जहां डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, इन सबके लेक्चर्स ऑटोमेटिकली वहां डलेंगे। तो अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया, बोले आपको जून 2000 का क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या होती है, अगर कोई कॉमन क्वेश्चन होगा ना, तब तो मैं उसे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन जैसे मान लो ऐसा होता है कि जैसे जून 2000 में रिद्धि को दिक्कत आई, फिर दिसंबर 2001 में ईशा को दिक्कत आई, फिर मान लो रिया को दिक्कत आई, बोले सर मुझे जून 99 का क्वेश्चन में दिक्कत आई। तो हर एक क्वेश्चन को अगर मैं क्लास में लूंगा तो इतने कोर्स को कवर करने में तो 1 साल भी कम लगेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि जिन क्वेश्चंस में जो दिक्कत आती है वो मेरा किस लेक्चर में ऑलरेडी ड्राइव पर डला हुआ है। आप वहां पर जाएंगे, अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग वो लेक्चर सुन के आप उसको देख लेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी मैक्सिमम डाउट तो वहीं खत्म हो जाएंगे। जो कॉमन डाउट होगा वो हम क्लास में ले लेंगे, कि जैसे मान लो दिसंबर 2001 का क्वेश्चन है, मान लो अब दिसंबर 2001 में कई बच्चों को डाउट आ गया, वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू पर भी यही पैटर्न रहेगा। जो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज होंगे वो सारे हम क्लास में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 800 एमसीक्यू बहुत ज्यादा होते हैं। तो कई एमसीक्यूज के लेक्चर्स ऑलरेडी ड्राइव पर आपको बैकअप मिलेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे इस एमसीक्यू का सॉल्व, क्योंकि एमसीक्यूज बड़े होंगे यहां पर, तो बड़े एमसीक्यूज होंगे तो आपको प्रॉपर वर्किंग समझ में आनी चाहिए, तो ये भी आपको लेक्चर्स में मिलेंगे, प्लस हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सेम यही पैटर्न मेरा कॉस्टिंग में भी रहेगा। हालांकि कॉस्टिंग में हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन ही है, सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी वही रिपीटेशन है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी मैं आपको पुराने स्कैनर तक ले जाऊं। तो बताइए, आपको ये बात सारी समझ में आ गई? सर ये समझ में नहीं आया कि प्रैक्टिकल और ये एमसीक्यू क्वेश्चन में मतलब कौन सा क्या बोल रहा हूँ, स्कैनर का ही समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, मार्केट में स्कैनर मिलता है 2008 से 2019 का। मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड करूंगा 98 से 2019 का। लेकिन हम इतने बड़े स्कैनर को क्लास में सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोच के देखो, हर चैप्टर के क्या 40-40 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो समय कितना लगेगा आपको? सर लगेगा टाइम तो लगेगा ना। तो मैं उसी चीज को बता रहा हूं, इनमें से कई क्वेश्चन जो होमवर्क के दूंगा वो मैंने ऑलरेडी उनका सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रखा है। तो आपको जैसे मैंने होमवर्क दिया कि भाई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि ये 5 क्वेश्चन के आंसर जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो इस लेक्चर नंबर में कवर है। आप अगर कहीं भी अटकते हैं, पहले खुद करेंगे, अटकते हैं तो उस लेक्चर की सहायता से आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस में आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हम इतने क्वेश्चन क्लास में नहीं कर सकते, उसी के लिए ये बैकअप लेक्चर्स का प्रोविजन होता है यहाँ पर। वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप इतना उसमें मत जाओ। हम जैसे जैसे चैप्टर करेंगे तो आपको वो चीज, जैसे आप पहला चैप्टर करोगे ना और पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, आपको वो बात समझ में आ जाएगी जो मैं बता रहा हूं।
ठीक है, ठीक है सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको 4 सेक्शन पर ध्यान देना है, एमसीक्यूज पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना हमें बड़े क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। हमें पूरे को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कल से हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना फ्रेश फर्स्ट टॉपिक। तो आप लोग इसकी भी एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे ताकि हम इसमें प्रॉपरली उसको स्टार्ट कर सकें। और कोई चीज आपको पूछनी हो इसमें तो बताएं मुझे। हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग डे से ही। ठीक है, तो चलिएगा, कल मिलते हैं अब अपन।